और वो लोग जो वहाँ सालों से अपनी पीढ़ियों से आजीविका वहाँ पे कमा रहे थे, उन लोगों के अपने राइट्स थे, एग्रो फॉरेस्ट्री के राइट्स थे, खेती भी होती थी कई जंगलों में। तो वो सबको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो उससे क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि एक प्रकार का वन कानूनों में और लोगों के अधिकारों में एक प्रकार का सीवियर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि वही लोग जो पीढ़ियों से उस जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, घास इकट्ठा कर रहे थे, आज फॉरेस्ट गार्ड उनको अपने अधिकारियों के आदेश पर रोकने लग गया, उनको जाने से रोकने लग गया। तो उनका जो एक प्रकार का नेचुरल अटैचमेंट था, कई जगह ये भी था कि लोगों ने जंगल देवता के नाम पे समर्पित किए हुए थे कि वहाँ कोई शिकारी, कोई खनन करने वाला या ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं देते थे इस नाम पे कि ये पवित्र है। तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था रही। एक्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कई जगह डीएफओ बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों की जो लोग 75-75 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उससे अधिक वर्षों से रह रहे हैं और आज तक जो प्रोटेक्शन का काम करते थे। तो अब अल्टीमेटली ये स्थिति हो गई है कि वही लोग जो कल तक जंगल के संरक्षक थे, वन विभाग के वो आँख कान इन्फॉर्मर होते थे, तो आज वो लोग जंगलों से कॉन्फ्लिक्ट में है। वो वन अधिकारियों को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं, वो अपने हकों पर डाके डालने वाले की तरह देखते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड उनके प्रति एक सब्जेक्ट का है। वन विभाग अपने को मालिक समझता है, जबकि वो सिर्फ संरक्षक है। सब चीज़ों से बाईपास होके आज हम उन अधिकारियों की उन पॉलिसीज पर जा रहे हैं जो कहते हैं कि झील से पानी हेलीकॉप्टर से उठाकर जंगल की आग बुझाई जा सकती है उत्तराखंड जैसे स्टेट में। तो ये मतलब बड़ा प्रश्नवाचक है कि हम अपने पारंपरिक तौर तरीकों को, अपनी कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को, फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन को छोड़ के हम उन किताबी तरीकों पर जा रहे हैं जो कि अब यूएस में आप देख रहे हैं कि वहाँ दूसरे जगह के प्लेन्स यूज़ करके उसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में वो फीजिबल नहीं है। उत्तराखंड में कम्युनिटी को जब तक फॉरेस्ट से जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी फॉरेस्ट को एक असेट के तौर पर नहीं देखती, लाइफ के पार्ट के तौर पर देखती है। जंगलों से जीवन जुड़ा हुआ है लोगों का, घास पत्ते, पेड़, टहनियाँ और चारा, सब कुछ उनका उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पर एक चौकी में रात को फॉरेस्ट गार्ड खाना बना रहे थे, तो वही हाथी जो आटे का स्वाद नहीं जानते थे, आपने उनको टेस्ट करा दिया, स्मेल भी सिखा दी, वो आके आपके यहाँ डिमोलिश कर देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। जो उन्होंने 20 साल में 25 साल में नहीं किया, वो काम आपने उनको सिखा दिया, आपने उनकी खान पान की पद्धति बदल दी। तो वो सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप उस रोड पे जो टूरिस्ट का आवागमन है, जो रात में आवाजाही है उन कॉरिडोर से, वो आप अनरेस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं। और उसी के तहत, उसी के बनस्पत आप देखें कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनका आप उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल उस जंगल में नहीं करने देना चाहते। आज आप उनका राइट्स भी नहीं देना चाहते। नैनीताल में ही है, हम एंट्री करते टाइम कूड़े का एक पूरा ढेर वहाँ पर को बना होता है। और आप अल्मोड़ा चले जाओ, आप पिथौरागढ़ चले जाओ, कहीं पर को भी इसको लेकर कोई डायरेक्शन है हाँ, कोर्ट के? बिल्कुल। बहुत इसमें ना दो तरह की चीज़ें हैं। जैसे लेस की एक कंपनी है, उसने 100 पैकेट बेचे किसी एरिया में पहाड़ के, तो वो पैकेट के रैपर उठाने की जिम्मेदारी या तो कंपनी ले या फिर उस एरिया के जो वन पंचायत या नगर पालिका है उसको पे करे। जी बिल्कुल। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल ईपीआर को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी। तो उसके तहत जो उत्पादक है, वो ऐसा नहीं कि वो आपके यहाँ अपना प्रोडक्ट बेच के चला गया या टूरिस्ट उसका प्रोडक्ट खरीद के ले आया और आपके यहाँ डंप करके चला गया। आपकी जो नगर पंचायत है, जो हम नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उसकी एक सीमित कैपेसिटी है, सीमित फंड है। वो उस कचरे को उठाने के लिए उतने संसाधन नहीं रखती कि उसको उठा के जहाँ प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग होती है, तराई में या नैनीताल ज़िले में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, वहाँ तक ले जा सके। तो उसके लिए ईपीआर का सिस्टम पूरे देश भर में लाया गया। कई राज्यों ने इसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, ईपीआर में अच्छा कलेक्शन भी किया और कंपनीज़ को बाउंड किया, अपने सेपरेट रूल्स भी बनाए। और उत्तराखंड में इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि इसका नोटिस ही नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी। 2016 के बाद सीधे 2022 में जब हाईकोर्ट में इशू रेज हुआ, तब जाकर पता चला कि ईपीआर नाम की भी कोई चीज़ थी जो इम्प्लीमेंट करनी थी। उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर हाई कोर्ट के कुछ कुछ फैसले आ रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे कुछ आप बता सकते हो? देखिए, पर्यावरण को लेके जनरली जितने भी हाई कोर्ट्स हैं पूरे देश में, तो उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट पायनियर है। शुरुआत से, जब से उत्तराखंड हाई कोर्ट बना है, तो तब से लगातार यहाँ के पर्यावरण संरक्षण को लेके अगर इस राज्य में कोई संस्था सबसे अग्रणी तरीके से काम कर रही है तो उत्तराखंड हाई कोर्ट है।
जिसने समय समय पे, अगर आप माइनिंग रेगुलेशन से लेके फॉरेस्ट कंजर्वेशन से लेके जितने हमारे नेशनल पार्क हैं, ये हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वाइल्ड लाइफ है स्टेट की, उनके प्रोटेक्शन को लेके, और यहाँ तक कि अभी 2022-23 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक तरह का इनिशिएटिव लिया था। इस हद तक का इनिशिएटिव था जो न सिर्फ फाइलों में और अदालतों के अंदर था, बल्कि जजेस ने प्रैक्टिकली ज़मीन पर निकल के, कोर्ट ने स्वयं मौके पर आके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जागरूक भी किया और कई सारे आदेश उसमें पारित किए, गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसी डायरेक्शंस दी कि जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके तहत जो उत्पादक जिनके प्रयोग जो उत्पाद यहाँ आ रहे हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो उनके जो वेस्ट है, जो उसका पैकेट है, जो उसकी बॉटल है, उसका यहाँ डंप किया जा रहा है उत्तराखंड में, तो उसको लेके उन लोगों की लायबिलिटी रूल्स में फिक्स है, जो प्रोड्यूसर है, कि वो या तो स्वयं उस कचरे को उठाने का प्रबंध करें, या फिर वो नहीं संभव है प्रैक्टिकली, तो जो लोकल हमारी बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसको कंट्रीब्यूट करें, उसका एक असेसमेंट हो कि मेरा इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है इस एरिया में, इतना उसका वेस्टेज है, इतना उसका रैपर है, और उसको यूज़ करें। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कंटिन्यूसली हर मैटर पे जब भी कोर्ट के सामने ऐसे इश्यूज आए हैं तो उस पर कॉग्निजेंस लिया है। तो जैसे इसका मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जैसे लेस की एक कंपनी है, उसने 100 पैकेट बेचे किसी एरिया में पहाड़ के, तो वो पैकेट के रैपर उठाने की जिम्मेदारी या तो कंपनी ले या फिर उस एरिया के जो वन पंचायत या नगर पालिका है उसको पे करे। जी बिल्कुल, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल EPR को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी। तो उसके तहत जो उत्पादक है वो ऐसा नहीं कि वो आपके यहाँ अपना प्रोडक्ट बेच के चला गया या टूरिस्ट उसका प्रोडक्ट खरीद के ले आया और आपके यहाँ डंप करके चला गया। आपकी जो नगर पंचायत है, जो हम नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उसकी एक सीमित कैपेसिटी है, सीमित फंड है, वो उस कचरे को उठाने के लिए उतने संसाधन नहीं रखती कि उसको उठा के जहाँ प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग होती है, तराई में या नैनीताल ज़िले में, ऊधम सिंह नगर में, देहरादून में, वहाँ तक ले जा सके। तो उसके लिए EPR का सिस्टम पूरे देश भर में लाया गया। कई राज्यों ने इसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, EPR में अच्छा कलेक्शन भी किया और कंपनीज को बाउंड किया, अपने सेपरेट रूल्स भी बनाए। और उत्तराखंड में इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि इसका नोटिस ही नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी। 2016 के बाद सीधे 2022 में जब हाईकोर्ट में इशू रेज हुआ, तब जाकर पता चला कि EPR नाम की भी कोई चीज़ थी जो इम्प्लीमेंट करनी थी। तो उस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके फिर गवर्नमेंट ने बताया कि साहब हमने रूल्स बना दिए हैं। उन्होंने रूल्स ये बनाए थे कि उसमें कुछ बल्क जनरेटर हैं, जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर, जैसे बैंक्वेट हॉल हैं, होटल्स हैं, तो वो लोगों के लिए क्या था कि जो शहरों के अंदर आपकी गाड़ियाँ घूमती हैं तो वो हर घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं, और उसमें भी प्राविधान है, सेग्रीगेटेड कंपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें जैविक अजैविक कूड़ा ले जाने के। लेकिन जो बड़े बल्क जनरेटर्स हैं तो उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उनको वो ट्रांसपोर्टेशन भी खुद करना है। वो ऐसा नहीं कि वो 50-60 रुपये में उसी गाड़ी में अपना वेस्ट ले जाए, तो उसको बल्क जनरेटर को सेपरेट कैटेगरी में रखा गया था। तो वो भी यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि होटल वाले का कूड़ा भी उस शहर के अंदर वही गाड़ी ले जा रही थी जो घरों से ले जा रही है, और वही 60 रुपये वो भी दे रहा है, और वही 60 रुपये घरेलू उपभोक्ता से भी ले जा रहे हैं, प्रयोगकर्ता से। तो वो जो बल्क जनरेटर की कैटेगरी है वो डिफाइन हाईकोर्ट ने दोबारा से करवाई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराया, कई जगह चालान भी हुए। फिर बड़े पैमाने पे ये स्थिति सामने आई कि शहरों को छोड़ के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कूड़ा प्रबंधन की कोई प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। तो फिर कोर्ट ने लगातार गवर्नमेंट को बाउंड किया, डायरेक्शंस इशू की, अथॉरिटीज़ को वहाँ पर्सनली प्रेजेंट भी करवाया। उसके बाद इतना सुधार जरूर हुआ कि गाँव में कूड़ादान लगे और कई जगह उसको कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए। उसके अलावा कोर्ट ने एक डायरेक्शन ये भी दी थी कि हर जगह एक लैंड फिल साइट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे या तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, फिर या वहाँ पर अगर नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे कलेक्ट किया जाए और दूसरी जगह जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है आसपास में वहाँ तक उस प्लास्टिक वेस्ट को ले जाया जाए, ताकि उस स्थान का संवेदनशील जो पर्यावरण है उस प्लास्टिक के तले जो दब गया है उससे उसको निजात मिल सके। तो क्योंकि प्लास्टिक जो है सबसे खतरनाक
इनमें वेस्ट में से बताया गया है, जिसको कि डिस्पोज करना तो संभव ऐसे ही नहीं। कंपनियां अभी करती हैं उत्तराखंड में? हाँ, अब इसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि ईपीआर के रूल्स जब बनाए उसके बाद उनको रोल पे लेना था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पंजीकरण करवाए, इनका पंजीकरण करवा के उनको एनुअल टारगेट दे। ऐसा उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप 100% कूड़ा पहले ही साल में उठा लेंगे। उसमें जो वेस्ट जनरेटर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको टारगेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तय करना था कि इस साल 10%, अगले साल 20%, 30%, या फिर वो कूड़ा नहीं उठा रहे हैं तो 10% कंट्रीब्यूशन, 20% कंट्रीब्यूशन उनका तय करना था। तो वो तय करने में ही इतनी दिक्कतें आ गई कि पहले तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाए। जो हमारा पोर्टल यहाँ खोला गया तो उसमें गवर्नमेंट के सामने एक स्थिति सामने आ गई कि कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनके प्लांट्स यहाँ है ही नहीं, जो कि किन्हीं अन्य राज्यों में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो यहाँ लेके आ रहे हैं। तो उस परिभाषा में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भी लाने का प्राविधान था, उसको फिर लागू किया गया कि जो उनके डीलर्स हैं यहाँ पर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि उस कंपनी को वो बाउंड करें, क्योंकि उस कंपनी का इस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का यही कर रहे हैं। तो वो जो प्रोड्यूसर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको उस नियमों के तहत राज्य सरकार के जुडिक्शन में आने के कारण उनको लाया गया। तो अभी ये हुआ है कि उसमें इतना सुधार हुआ है पिछले 5 सालों में कि अभी लगभग 15 से 20% प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनके टारगेट तय हो चुके हैं, जो कि अपनी लोकल पंचायत या नगर पालिका को कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं और उसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपना एनुअल ऑडिट जारी भी कर रहे हैं, वहाँ जमा भी कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां भी ऐसी? हाँ, इसमें बड़ी कंपनियां हैं। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पार्ले है, बहुत सी कंपनियां हैं जो कि जिनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और वो कुछ खासकर टूरिज्म वाले जो इलाके हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा यूज़ टूरिस्ट करता है, तो उसको लेके, और कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन की थी कि जितनी भी टैक्सीज़ हैं, जितने व्हीकल्स आएंगे, एंटर करेंगे बाहर के स्टेट के, तो उनमें एक इनबिल्ट डस्टबिन होगा जिसके कि वो बाहर ना फेंकें। लेकिन उसके लिए आरटीओ को पावर भी दी, रूल्स में अमेंडमेंट भी किया गया, मोटर व्हीकल रूल्स में उस पर चालान की भी व्यवस्था की गई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पा रहा, अथॉरिटीज़ का ध्यान नहीं है। पर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी शुरुआत कम से कम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद शुरू हो चुकी है और कुछ कंपनियों को इसके दायरे में लाया भी गया है। और बाकी की प्रक्रिया भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उससे वेबसाइट से पता चलता है कि वो चल रही है, उनको टाइम दिया हुआ है। इसमें एक हम वो भी देखते हैं कि जैसे बार बार पहाड़ों में कोई भी नया कस्बा जब बसता है तो उसके, जैसे नैनीताल में ही है, हम एंट्री करते टाइम कूड़े का एक पूरा ढेर वहाँ पर को बना होता है। और आप अल्मोड़ा चले जाओ, आप पिथौरागढ़ चले जाओ, कहीं पर को भी इसको लेकर कोई डायरेक्शन है हाँ, कोर्ट के? बिल्कुल। बहुत इसमें ना 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो फ्यूचर में जो वेस्ट जनरेट होगा उसका मैकेनिज़्म बनाना, जो कि नियमों के तहत है और जो अथॉरिटीज़ अब सीख रही हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक वेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं लीगेसी वेस्ट, जो कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि कई महीनों सालों से वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे ऋषिकेश में इस हाँ, बार वो हाँ, पहाड़ आप पहाड़ों में जहाँ भी जाएंगे तो अब तो लगभग जहाँ भी आबादी है, जहाँ नगर पालिकाएँ हैं या नगर पंचायत क्षेत्र है या नगर निगम से, तो वहाँ पर दिखाई देता है कि कूड़े के निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था न होने के कारण हिल स्लोप से कूड़ा गिराने की व्यवस्था रही है। और उससे ये होता है कि उस शहर में एंट्री करते समय या उससे एग्जिट करते समय एक इलाका है जहाँ से बहुत स्मेल आती है और लोग नाक पे कपड़ा रख के वहाँ से गुजरते हैं। तो वो लीगेसी वेस्ट को क्लियर करने के लिए भी कोर्ट ने टाइम बाउंड डायरेक्शंस दी थी। तो उसमें काफ़ी कचरा क्लियर भी किया गया था, कोर्ट ने मॉनिटर भी किया, हर तारीख पर मंगाया अभी। लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश ये हुआ कि जब तक कोर्ट मॉनिटर करती रही, जब तक वो तारीखों पर सुनवाई होती रही, तो तब तक तो वो काम हुआ। लेकिन उसके बाद वो लीगेसी वेस्ट पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना छोड़ दिया, अथॉरिटीज़ ने, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इसलिए हाथ खड़े कर देती है कि जो कूड़ा प्रबंधन का कार्य है ये लोकल बॉडीज़ का है। ये सरकार, सीधे सीधे राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उनके अपने बहाने हैं, उनका कहना है कि हमारे पास प्रॉपर बजट नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है। उसी याचिका के तहत आपने हल्द्वानी में देखा होगा कि यहाँ पर हल्द्वानी शहर में एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें व्हीकल्स परचेज करके हर जगह, हर मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जो कूड़ा कलेक्ट करते, सेग्रीगेशन की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर जो उसका टैक्स होता है, सेस होता है, जो यूजर चार्ज होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए एक बैणी सेना बनाई गई थी, जिसको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। तो ऐसा नया इनिशिएटिव हल्द्वानी ने शुरू किया था, क्योंकि लोकल बॉडीज़ की प्रॉब्लम यह है कि वो कूड़ा नियंत्रण के लिए पैसा कहाँ से लाएं। अभी हल्द्वानी में जैसे इनिशिएटिव शुरू हुआ कि कलेक्शन काफ़ी बड़ा,
पहले से जो व्हीकल वाले वहाँ जाते थे, कूड़ा गाड़ी जाती थी, तो वो या तो पैसा लेते थे तो पूरा जमा नहीं कराते थे, या फिर पैसा उनको मिलता ही नहीं था। लेकिन अब एक अलग से टीम बनाई है जो कलेक्ट कर रही है, और उसमें स्थानीय महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह को इन्वॉल्व किया है, तो वो थोड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं। तो उससे कुछ पैसा जनरेट हो रहा है जो कि कूड़ा प्रबंधन में काम आ रहा है। तो ये एक मॉडल था जो हल्द्वानी में इस्टेब्लिश किया था। इसी की अपेक्षा की गई थी कि अन्य निगम, अन्य पालिकाएं भी इसको फॉलो करें। तो लोकल बॉडीज़ को तो पहले फंड जनरेट करना है, तभी वो कूड़ा निस्तारण भी कर पाएंगे। और लेकिन साथ ही एक समस्या बड़ी लास्ट में आती है कि आपने कूड़ा कलेक्ट भी कर लिया, सेग्रीगेट भी कर लिया, उसको आपने अपने यहाँ ढेर भी जमा कर लिया, लेकिन आप उसका निस्तारण कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सॉलिड वेस्ट के, प्लास्टिक वेस्ट के, और जो बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए प्लांट्स लगाए जाएं। राज्य सरकार को डायरेक्ट किया था कि इसके लिए वो फंड जनरेट करे और हर शहर में एक ज़मीन आइडेंटिफाई करे जहाँ भी संभव है, या 2 शहरों की है जहाँ पे इस तरह के प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएं। तो कुछ जगह तो किए भी गए हैं अभी हाल में, 4-5 प्लांट हाँ, 4-5 प्लांट कुछ क्षमता में चल रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता पूरे स्टेट में जहाँ अर्बनाइजेशन है वहाँ ज़रूरत है। इसमें अभी एक उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा वनों से संबंधित भी आता है। हम पिछले कुछ सालों से एक चीज़ ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों के और जंगलात या फिर जंगल का जो वन विभाग है, इसके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा हम लगातार कहीं पर को देखते हैं। जैसे एक वन पंचायत की ज़मीन को लेकर होता है, या फिर वनों पे अधिकार को लेकर कहीं पर को होता है। तो इस पे पूरा का पूरा आपका क्या टेक है? जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक व्यवस्था है ना, यहाँ पर जो वनों का प्रबंधन है वो पूरे देश से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे समुदाय आधारित है पूरी तरह से। अब वन पंचायत का आपने नाम लिया, तो पूरे देश में और कहीं आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी वन प्रबंधन की। तो जो 1980 में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, तो उससे पहले उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो उसके अंदर जो ब्रिटिश टाइम से फॉरेस्ट्स का मैनेजमेंट था वो उसी तरीके से चला आ रहा था। लोकल समुदाय इन्वॉल्व रहते थे, उनको राइट्स थे वहाँ से दोहन करने के एक सीमित क्षमता तक अपनी आवश्यकता के अनुसार, और उसके अलावा उन लोगों को जंगल में आवाजाही, और एक तरह से वो वन विभाग के आँख और कान का काम करते थे, जो भी लोग जंगलों के आसपास या जंगलों में रहते हैं या टेक्निकली जो फॉरेस्ट थे। उसके बाद जब 1980 में एक्ट बना, तो कंजर्वेशन एक्ट बनाते समय ये जो राज्य की विशेष आवश्यकताएं थी उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। सेंट्रल एक्ट बना तो उसमें नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी ये सब डिफाइन कर दी गई, लेकिन यहाँ जो चराई के अधिकार थे, यहाँ खत्तों में रहने वाले लोगों के पशुपालन के अधिकार थे, और वो लोग जो वहाँ सालों से, अपनी पीढ़ियों से आजीविका वहाँ पे कमा रहे थे, उन लोगों के अपने राइट्स थे, एग्रो फॉरेस्ट्री के राइट्स थे, खेती भी होती थी कई जंगलों में, तो वो सबको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो उससे क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि एक प्रकार का वन कानूनों में और लोगों के अधिकारों में एक प्रकार का सीवियर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि वही लोग जो पीढ़ियों से उस जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, घास इकट्ठा कर रहे थे, आज फॉरेस्ट गार्ड उनको अपने अधिकारियों के आदेश पर रोकने लग गया, उनको जाने से रोकने लग गया। तो उनका जो एक प्रकार का नेचुरल अटैचमेंट था, कई जगह ये भी था कि लोगों ने जंगल देवता के नाम पे समर्पित किए हुए थे कि वहाँ कोई शिकारी, कोई खनन करने वाला या ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं देते थे इस नाम पे कि ये पवित्र है। तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था रही है। तो बाद में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो राज्य की चिंताओं को या इस क्षेत्र की चिंताओं को कभी एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि ये बहुत छोटा क्षेत्र रहा होगा पूरे देश के मुकाबले, लेकिन कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन ना होने के कारण उसको एज इट इज़ लागू कर दिया गया। और दूसरी समस्या तब आई जब 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने FRA लागू किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स और जो अदर रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसमें पर्सनल राइट्स देने हैं, उसमें आपको कम्युनिटी राइट्स देने हैं, और आपको एक लेवल तक एक्सट्रैक्शन के भी राइट्स देने हैं, यानी कि जो कि उत्तराखंड की समस्या का समाधान था, जो कि 1980 के एक्ट ने एड्रेस नहीं की थी, पर 2006 के एक्ट ने उसको एड्रेस करने का प्रयास किया था प्राविधानों में। तो वो जो एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन की इतनी पुअर स्थिति है स्टेट के अंदर कि 97% जो दावे हैं उसमें क्या प्राविधान है कि अगर आप 3 पीढ़ियों से किसी वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जो अब टेक्निकली वन है, या आप वहाँ पर 75 वर्ष की आपकी रेजिडेंस है आपके परिवार की, तो आपका एक क्लेम उसमें रेज होगा। एक कमेटी उसमें बनाई गई है जिसमें समाज कल्याण विभाग है, वो कमेटी आपके दावों का परीक्षण करेगी। उसमें यानी कि उस क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोग,
आसपास की जो ग्राम पंचायत है उसका प्रधान और कुछ और लोग जो आप अपने एविडेंस में ला सकते हैं, वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आपका परिवार वहाँ रहता है। और या कोई दस्तावेज आपके पास, चराई का लाइसेंस है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ग्रेजिंग के जो होते हैं, तो वो आप देंगे, उसके आधार पर आपके दावों का परीक्षण होगा, फिर आपको अधिकार फॉरेस्ट राइट दिया जाए या ना दिया जाए ये तय होगा। तो 97% दावे आज भी यहाँ तय नहीं हुए हैं स्टेट में 2006 से आज तक। 2023 में हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी कि सरकार लगातार सोई हुई है, वो फॉरेस्ट राइट्स पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही लोगों के। तो उस पर 2 महीने का टाइम लिया उन्होंने, 4 महीने का टाइम लिया गवर्नमेंट ने। वो 4 महीने बीतने के बाद भी दिसंबर 2023 से कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपके राइट्स अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुए, आपको पट्टा नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले चल रहे थे। और फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी प्राविधान है कि जब तक आपके दावे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तय नहीं हो जाते, डिसाइड नहीं हो जाते, तो तब तक आपको इविक्ट नहीं किया जाएगा उस क्षेत्र में। आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड इन द इंटरगेनम आपको वहाँ पर बैठाए रखा जाएगा, यानी आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ये मानते हुए कि आपका दावा अभी परीक्षण के तहत है। लेकिन उत्तराखंड में वो दावे न तो एक्सेप्ट किए गए न रिजेक्ट किए गए। और 2020 में जनजाति कार्य मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने संसद में एक बयान दिया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि उत्तराखंड में सिर्फ 3% जो क्लेम्स हैं उन पर डिसीजन हो पाया अभी तक, पूरा उन्होंने स्टेट वाइज डाटा दिया था। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति को देखा कि कई राज्यों में पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उन्होंने भी एक डायरेक्शन दी कि जब तक फॉरेस्ट राइट्स के दावों का परीक्षण होकर उनका निस्तारण नहीं हो जाता, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाते, तो तब तक इन लोगों की बेदखली ना की जाए। लेकिन इसमें दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट उनके दावे एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ जो नए नए फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं, डीएफओज आते हैं, वो कानून को लिटरली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को अक्सर घुसपैठिया करार देते हैं। उनको नोटिस दे दिए बेदखली के। 2023 में मास लेवल पर नोटिस दिए गए। कुमेरिया खत्ता है रामनगर में, और यहाँ अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, मोहान में खत्ता है, और यहाँ रामनगर में है, और भी तराई में कुछ हैं, कुछ जगह गुजरों की आबादियाँ हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में डीएफओज ने इविक्शन के नोटिस दे दिए और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए फॉरेस्ट ऑफेंस के उन लोगों के ऊपर। उनको ये रहन सहन के बारे में नहीं पता कि ये लोग यहाँ पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं और उनके दावे परीक्षण के तहत। फिर वो मामला कोर्ट में गया, कई मामलों में हमने भी स्टे कराया। फिर कोर्ट ने इस बात को कहा गवर्नमेंट से कि आप या तो फॉरेस्ट राइट में उनके दावे रिजेक्ट कर दो, अन्यथा आपका जो नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। तो गवर्नमेंट ने माना कि हमसे गलती हुई है इसमें, और जो एक पिछले 1 साल से, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में ही पिछले 1 साल से अवैध अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी ड्राइव चल रही है, जो हर लेवल की गवर्नमेंट लैंड पे चल रही है जगह जगह। तो उसी में कई जगह फॉरेस्ट में भी वो कार्रवाई हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने अपने आदेश में संशोधन किया और ये कहा कि वन ग्रामों में, खत्तों में और टोंगिया पद्धति के विलेज होते हैं जहाँ एग्रीकल्चर होता है, उनमें जो लोग रहते हैं उनके लिए जब तक कोई पृथक से नीति गवर्नमेंट नहीं बना देती तो तब तक उनका इविक्शन ना किया जाए। तो उसके बावजूद, जबकि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया, उसके बावजूद जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं बहुत सारे, वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम सेंट्रल एक्ट से गवर्न है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं और फॉरेस्ट सेंट्रल का सब्जेक्ट है, हम इनको इविक्ट करेंगे। वो फिर भी इविक्शन नोटिस देते हैं, उन लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। तो एक तरफ उनको उनके राइट्स नहीं मिले, और राइट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आदमी 75 साल से रह रहा है, आज आप शहर में बिजली जला रहे हैं अपने घर में, आपके घर में पानी का कनेक्शन है, आपके आसपास स्कूल भी है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ जो 75 वर्षों से जिसका परिवार रह रहा है, जिसकी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो उसको भी राइट्स दिए गए। एफआरए में ये कहा गया कि वहाँ पे विद्यालय बनेगा अगर कि उसमें कंस्ट्रक्शन इस नेचर का होगा जो फॉरेस्ट के कॉम्पेटिबल हो, यानी एस्बेस्टस की छत वगैरह, या बिजली की लाइन पड़ेगी तो इस प्रकार से पड़ेगी कि वहाँ 10 से ज़्यादा पेड़ ना कट रहे हों। तो इस तरह के जो खत्ते हैं, जो टोंगिया पद्धति के विलेज हैं, जो वन ग्राम है, एक उदाहरण है यहाँ सुंदर खाल एक जगह है, मोहान से पड़ती है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो लोगों की कहानी है कि वो सन 73 में उनको लाया गया कि पहाड़ में कई जगह वन संरक्षण हो रहा था, तो वो लोग उसके दायरे में आ रहे थे, तो उनको विस्थापित किया गया। तो तब तक उनको सुंदरखाल में रखा गया जब तक आपके लिए कोई जगह नहीं तलाश ली जाती है विस्थापन के लिए। तो वो जगह नहीं तलाश पाए, वो उनके वोट बन गए, वो लगातार उनका सरकारें वोट लेती रही, वो आज भी उसी मिडेवल व्यवस्था में रह रहे हैं। वहाँ कोई लाइट नहीं है, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, और रात को वहाँ ये स्थिति है कि कई लोग कहते हैं कि हम कम खाना खाते हैं शाम को,
क्योंकि अगर रात को शौच के लिए जाना पड़ जाए तो बाघ का खतरा हो सकता है। कई लोगों पे बाघ अटैक कर चुका है। इस परिस्थिति में लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के बच्चे अभी भी अंधेरे में पढ़ रहे हैं। वहाँ कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की नहीं जा सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में आता है। लेकिन वो जो लोग हैं, अगर उनको वन अधिकार मिल गए होते, अगर उनके फॉरेस्ट राइट्स के दावे उनसे मांगे जाते, उन पर कंसिडर किया जाता, तो फिर उसके आधार पे ये तय हो सकता था कि उनको यहाँ स्थान दिया जाए, कहीं और विस्थापित किया जाए, न किया जाए, क्या राइट्स दिए जाएँ, क्या न दिए जाएँ। बिजली, पानी और सोलर लाइट्स की भी व्यवस्था है उसमें, तो वो सारे राइट्स दिए जाएँ ना दिए जाएँ। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फॉरेस्ट राइट्स देने के ऊपर फोकस इस स्तर तक का उनका शून्य है कि गवर्नमेंट को के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू करनी पड़ी हाई कोर्ट को इस मामले पे। उसके बाद अब थोड़ी सी उसमें प्रगति हुई है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति है कि समाज कल्याण विभाग जिसको जिम्मा दिया गया है वो फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ डीएफओ एक्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कई जगह डीएफओ बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों की जो लोग 75 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उससे अधिक वर्षों से रह रहे हैं और आज तक जो प्रोटेक्शन का काम करते थे। तो अब अल्टीमेटली ये स्थिति हो गई है कि वही लोग जो कल तक जंगल के संरक्षक थे, वन विभाग के वो आँख कान इन्फॉर्मर होते थे, तो आज वो लोग जंगलों से कॉन्फ्लिक्ट में है। वो वन अधिकारियों को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं, वो अपने हकों पर डाके डालने वाले की तरह देखते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड उनके प्रति एक सब्जेक्ट का है। वन विभाग अपने को मालिक समझता है, जबकि वो सिर्फ संरक्षक है। और उसमें जो वन विभाग की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है वो भी कन्वेंशनल तरीक़ों से हट के किताबी तरीक़ों में आ गया। जैसे इसका उदाहरण है फॉरेस्ट फायर्स, जो उत्तराखंड में पिछले 2021 से आप देख रहे हैं, 2021 से व्यापक पैमाने पर आग लग रही है। बहुत नुकसान हर बार हर साल लगातार हो रही है। इसमें भी कोर्ट ने मुझे एक मामले में माइकस बनाया हुआ था, तो मैंने उसको 2021 से हम लोग उसको देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो वन प्रबंधन है, जो फॉरेस्ट फायर का मैनेजमेंट है, वो कम्युनिटी बेस्ड रहा है हमेशा से। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में बाहर से अधिकारियों की टीम आएगी और वो आग बुझा लेगी। और जैसे कि अभी कुछ कोशिशें हुई कि भीमताल झील से हेलीकॉप्टर से पानी उठा के बुझाने की कोशिश की गई, तो वो कन्वेंशनल तरीक़ों को बाईपास करके इन तरीक़ों से शायद उस समस्या को एड्रेस नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था कि जो वन पंचायतों में लोग आज रहते हैं या जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, वो चाल खाल बनाते थे, अपने जानवरों के लिए भी पॉन्ड बनाते थे, और फायर लाइन पहले बनती थी तो उसमें उनको सीजनल वर्कर के तौर पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था कि फायर लाइन बनाने का एक एनुअल काम होता था कि जिसमें कि जंगलों के अंदर लंबी खाइयाँ खोदी जाती थी, जिसमें स्थानीय आसपास के ग्रामीणों को इन्वॉल्व किया जाता था, उनको रोजगार भी दिया जाता था। तो वो सारे जो कन्वेंशनल मेथड थे, वो कटे हुए पेड़ भी गांव वालों को बांटते थे। वो भी उनको बांटते, 10 पेड़ ले जाने की एक परिवार को अनुमति होती थी, वो उसी को हक हकूक भी कहते हैं। तो उन सब चीज़ों से बाईपास होके आज हम उन अधिकारियों की उन पॉलिसीज पर जा रहे हैं जो कहते हैं कि झील से पानी हेलीकॉप्टर से उठाकर जंगल की आग बुझाई जा सकती है उत्तराखंड जैसे स्टेट में। तो ये मतलब बड़ा प्रश्नवाचक है कि हम अपने पारंपरिक तौर तरीकों को, अपनी कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को, फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन को छोड़ के हम उन किताबी तरीक़ों पर जा रहे हैं जो कि अभी यूएस में आप देख रहे हैं कि वहाँ दूसरे जगह के प्लेन्स यूज करके उसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में वो फीजिबल नहीं है। उत्तराखंड में कम्युनिटी को जब तक फॉरेस्ट से जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी फॉरेस्ट को एक असेट के तौर पर नहीं देखती, लाइफ के पार्ट के तौर पर देखती है। जंगलों से जीवन जुड़ा हुआ है लोगों का, घास पत्ते, पेड़, टहनियाँ और चारा, सब कुछ उनका उस पर डिपेंड करता है। तो वो उसको खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब उनकी कम्युनिटी जो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग है। और एनजीटी ने इस मामले का संज्ञान जब लिया था 2017-18 में फॉरेस्ट फायर्स का, तो उन्होंने ये कहा था उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि आप कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें। आप सिर्फ अभी 2021 का डेटा उनके सामने था, उसमें ये लिखा हुआ था कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर 2021 की थी उसमें सरकारी डाटा के अनुसार 6600 ग्रामीणों ने अपनी भूमिका निभाई थी, जिनको शायद कोई उसके लिए पारितोषिक नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो एक उनकी स्वतः स्फूर्त है, क्योंकि उन्हें अपना जंगल बचाना है, उनको अपने चारे की व्यवस्था करनी है, उनको अपने हक की जो चीज़ें हैं उसको वहाँ से ऑब्टेन करना है। तो एक तरह से जो कम्युनिटीज़ आज तक जंगलों को प्रोटेक्ट कर रही थी उनको अपने डिटैच कर दिया, उनको आप बेदखल कर रहे हैं, उनको आप फॉरेस्ट का दुश्मन मान रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एज एन एनिमी देखते हैं। वो आज किसी भी, अब यही चीज़ फॉरेस्ट फायर के साथ साथ आप देखेंगे एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी यही है कि अभी तक जो ग्रास लैंड्स हैं, आप किसी भी जहाँ टाइगर का मूवमेंट है उन क्षेत्रों में देखेंगे तो जो घास होती है उसके आसपास, तो वो ग्रामीण यूज करते थे चारे के लिए।
अभी क्या हो रहा है कि वही क्षेत्र जिनमें उनको जाने की अनुमति थी, वहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, टाइगर घात लगा कर आते हैं, और उनकी भी स्थिति यह है कि इंटरफेरेंस इस लेवल तक का हो गया है कि किसी भी जंगल में आप राजाजी पार्क में जाएं, कॉर्बेट में जाएं, तो गवर्नमेंट ये उपलब्धि बताती है कि इस साल हमने एक नया जोन खोल दिया, इस साल हमने एक नया जोन खोल दिया। तो उससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो बाइफरकेट हो गई है। वो ऐसा नहीं कि जंगल में एक ही रोड है, आज की डेट में 10 रोड हैं, आप 10 रास्तों से जा सकते हैं, 10 रास्तों से टूरिस्ट जा रहा है। तो उससे जो वाइल्ड लाइफ, जो उसकी शांति है, उसके हैबिटेट के अंदर उसकी रहने की स्थिति है, तो उस पर फ़र्क पड़ रहा है, उनके मेंटल लेवल पर फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी एलिफेंट्स का है, एलिफेंट्स का भी ये जो कॉरिडोर हैं हमारे, अगर हम इसी क्षेत्र को लें कुमाऊं में, तो मोहान, कुमेरिया ये इलाके हैं, इधर लाल कुआं में भी हैं। तो इन क्षेत्रों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कोई रेगुलेशन रहा नहीं, इंडस्ट्रीज़ पे कोई रेगुलेशन रहा नहीं, ये कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं हुए कि कौन सा कॉरिडोर है। और आप कॉर्बेट की स्थिति देखेंगे तो उसके जो अपटेनेंट वो है टाइगर एलिफेंट कॉरिडोर है, तो उसमें रिजॉर्ट्स बने हुए हैं बैक टू बैक। पहले जिन रास्तों से एलिफेंट जाते थे, आज वहाँ जितनी भी राजस्व भूमि रास्ते में पड़ती है, क्योंकि हाथी को पानी की आवश्यकता होती है लगभग 260 लीटर्स पर डे, तो उसको रिवर तक पहुंचना ही होता है। तो वो कॉर्बेट पार्क के रास्ते से होते हुए जो रोड पड़ती है उसको क्रॉस करके गांव के खेतों से होते हुए कोसी नदी पर जाते थे, फिर वहाँ से पाटकोट के जंगल पर जाते थे। तो इनके कन्वेंशनल रूट रहे हैं। तो आज की डेट में वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, तो उन्होंने एलिफेंट्स ने अपना रास्ता बदल लिया। वो बहुत समझदार जानवर होता है, तो वो शिफ्ट हो गए। तो वो जब शिफ्ट हो गए तो उनका मूवमेंट अपर रीजन में बढ़ा। तो अब उसमें वन विभाग ने क्या किया कि उन्होंने उनको रोकने के लिए, कि वो रास्ते में हाईवे में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, एलिफेंट आ रहे हैं, तो लोग जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, और या कई कई घंटों का जाम लग रहा है। तो उन्होंने एलिफेंट्स को रोकने के लिए एक तरकीब निकाली कि आटे के कट्टों में मिर्च भर के पूरी बाउंड्री पर रख दी। तो उसमें हाथियों ने जब वो टेस्ट किया तो वो वापस चले गए। तो वो मामला फिर कोर्ट में आया, मैंने भी रेज किया था उसको। तो कोर्ट ने कहा तो ब्रूटल मेथड है, इसको तो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया सकता। कोर्ट ने स्टे किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम अब ये देखिए कि उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक चौकी में रात को फॉरेस्ट गार्ड खाना बना रहे थे। तो वही हाथी जो आटे का स्वाद नहीं जानते थे, आपने उनको टेस्ट करा दिया, स्मेल भी सिखा दी, वो आके आपके यहाँ डिमोलिश कर देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। जो उन्होंने 20 साल में 25 साल में नहीं किया, वो काम आपने उनको सिखा दिया, आपने उनकी खान पान की पद्धति बदल दी। तो वो सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप उस रोड पे जो टूरिस्ट का आवागमन है, जो रात में आवाजाही है उन कॉरिडोर से, वो आप अनरेस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं। और उसी के तहत, उसी के बनस्पत आप देखें कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनका आप उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल उस जंगल में नहीं करने देना चाहते। आज आप उनका राइट्स भी नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ आप टूरिज्म के नाम पे आप इतने जोन आपने खोल दिए कि एक जंगल के अंदर वो जानवर भी शांति से नहीं है। इसको अगर आप उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आपके घर में 5 कमरे हैं और एक कमरे में आपके मेहमान हैं, आपकी बैठक जो है, तो शायद आपकी प्राइवेट लाइफ घर में चल रही है, आपके बच्चे दूसरे कमरे में, लेकिन आपके अगर हर कमरे में मेहमान बैठे हैं तो शायद कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन बाद आपकी मेंटल पीस अफेक्ट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर है। तो यही चीज़ उन फॉरेस्ट में हो रही है, उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हो रही है। तो एक तरफ हम टूरिज्म के नाम पे हम अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे रहे हैं, और वो कम्युनिटीज़ जो उसको प्रोटेक्ट करती आई हैं, जिनकी वजह से वो जंगल बचा है, उनके लिए हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनके राइट्स हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो इस तरह से आज की डेट में कम्युनिटी वर्सेस फॉरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी का परिणाम है कि फॉरेस्ट फायर कंट्रोल नहीं हो पा रही, मिटिगेट नहीं हो पा रही किसी तरह। एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में वो कम्युनिटीज़ हाशिए पर हैं जो कि जंगलों को प्रोटेक्ट करती हुई आई हैं। और इसी तरह वन पंचायतों का जो प्रबंधन है, वही एक बड़ा रीज़न रहा है कि जो हमारे यहाँ फॉरेस्टेशन हुआ, वन पंचायतों के थ्रू ही हुआ बड़े पैमाने पे। और आज की स्थिति में है कि वन पंचायतों के कंट्रोल को लेके कन्फ्लिक्ट है, राजस्व विभाग और वन विभाग में तनातनी है उसको लेके। तो बड़ी अजीब सी हास्यास्पद स्थिति है कि गवर्नमेंट कम्युनिटी को हाशिए पर रख के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो कि उत्तराखंड जैसे राज्य में संभव नहीं है। जैसे वनों का जो पूरा मैनेजमेंट है, उसमें कई बार क्या होता है, सेंचुरी बनाते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि कॉर्बेट पार्क हमने जैसे एक नेशनल पार्क बना दिया। इन पॉलिसीज़ में लोकल लोगों के राइट्स को कभी कितना आप देखते हो कि लोकल लोगों का राइट्स कितना इन्वॉल्व रहता है? देखिए, इसमें ऐसा कि हर जगह जब भी कोई ऐसे एरियाज़ को डिफ़ाइन किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो लोकल कम्युनिटीज़ को कुछ ना कुछ तरीके से जोड़ने की एक व्यवस्था रही है, चाहे वो टूरिज्म से, उस बिज़नेस से,
अभी जैसे वहाँ पर जिप्सी के थ्रू जाते हैं टूरिस्ट, तो एक वहाँ पर ईडीसी करके बनाई गई है गांव में, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कमेटी, जिसमें उस गांव के ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा जो आसपास के गांव हैं, और उनको उस एम्प्लॉयमेंट में जो वहाँ पर टूरिज्म का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, कि यानी कि गाँव के भी कुछ लोगों की जिप्सियाँ होंगी। तो उस तरह से ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें भी इतना घालमेल है कि अब ये हो गया है कि गवर्नमेंट ने जो जिप्सी रन करने की जो टूरिज्म एरियाज़ में पॉलिसी बनाई है, खासकर कॉर्बेट को लेके, उसमें यह है कि जो लोग पूर्व से चला रहे हैं, जो लोग पहले के ऑपरेटर हैं, जैसे रिजॉर्ट ऑपरेटर हैं या पुराने टूर ट्रैवल ऑपरेटर हैं, तो जब उनकी संख्या में कोई संख्या बचेगी तब ईडीसी वालों को मौका दिया जाएगा, लेकिन वो संख्या ही पूरी हो जा रही है। तो इसमें स्थिति ये है कि आज की डेट में रोजगार के नाम पे उन लोगों को जहाँ जोड़ा जाना था तो वो तो हाशिए पर हैं, लेकिन जो लोग उसमें सिर्फ बिजनेस के लिहाज से आए हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं, तो वो लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, वो कस्टमाइज नहीं है, वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। वो ऐसा प्रतीत होता है कि लिटरली जो आईएफएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सेंट्रल एक्ट को लागू करने की, वो उसको एज इट इज़ लागू कर रहे हैं, वो भी अंग्रेजों के ज़माने वाला वो। हाँ, वो उसी तरह का वो चल रहा है। जैसे और तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, गोंडा वर्मन के केस में भी कहा है कि फॉरेस्ट की जो फोर्स है वो पुलिस की तरह एक डिस्टिंक्ट फोर्स है। तो वो जब जो आपके जंगलों के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, तो ये सब आरामगाह नहीं है, ये सब हैं फॉरेस्ट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट के सेंटर्स, जिसमें कि ब्रिटिश अधिकारी विजिट करते समय रुका करते थे, फिर अगले जंगल का निरीक्षण करने जाते थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इन फॉरेस्ट की फोर्स को बिल्कुल डिस्टिंक्ट रखा जाए, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, चुनाव में इनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, इनके वाहनों को एक्वायर ना किया जाए, और इन लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए मतगणना जनगणना इन कामों में, तो ताकि जंगलों के प्रबंधन को एक प्रायोरिटी दी गई। लेकिन जो पुलिस है, उसके अपार्ट आप पुलिस को देखेंगे, अगर पुलिस अपना कानून का जब इम्प्लीमेंट करती है तो पुलिस सोसाइटी को छोड़ के नहीं करती है, पुलिस आपसे भी इन्फॉर्मेशन लेती है, आपके बगल वाले आदमी से भी लेती है, और पुलिस को अगर कहीं जाना होता है, तो कहीं रेकी करनी होती है, कहीं इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो पुलिस सोसाइटी के इन्फॉर्मर्स का यूज करती है। लेकिन उसके बियॉन्ड आप फॉरेस्ट को देखेंगे, तो अगर फॉरेस्ट में रहने वाला कोई उनको कुछ बताना चाहेगा या वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा, तो उनके लिए वो नोबडी है। तो वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो वो कन्वेंशनल तरीक़ों से ही संभव है, वो किताबी तरीक़ों से संभव नहीं है। इसीलिए फॉरेस्ट फायर को लेके या एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके लगातार अदालतें कह रही हैं, एनजीटी कह रही है, बड़ी एक्सपर्ट बॉडीज़ कह रही हैं, और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी आवाज़ उठती है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके और जंगल के बीच में जो सामंजस्य पुराना था उसको दोबारा से पैदा किया जाए, दोबारा से उनके इंटरेस्ट बहाल किए जाएं। उसमें कानून की क्या स्थिति है कि जैसे लॉ भी तो जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बता रहा है वो भी तो लॉ के अकॉर्डिंग ही कह रहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, ये चीज़ नहीं कर बिल्कुल सकते। वो कह रहा है, लेकिन जो इसमें कानूनों के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है कि इसी के उलट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसी के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी है ना। तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट में उन लोगों के राइट सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलर्स के नहीं, उसमें अदर ड्वेलर्स भी हैं, उसमें सिर्फ वो लोग नहीं जो वनवासी हैं या जनजाति हैं, वो लोग भी जो अन्य निवासी हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, गुज्जर हो, कोई भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, तो अदर डॉलर्स को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो जो एफआरए जो कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है उन कम्युनिटीज़ के लिए, तो वो तो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, उसके तहत दावे रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहे, स्वीकार नहीं हो रहे, एक्सेप्ट नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ जो कंजर्वेशन एक्ट है उसको उन लोगों पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्सेप्शन कार्व आउट करता है कि ये लोगों के जब तक दावे तय नहीं होंगे तब तक इन लोगों को बेदखल या कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो तो अपना काम उस नाते एक तरह तो ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ उनके फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज करने और जहाँ एफआरए ने उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया है कि जब तक इनके दावे तय नहीं होंगे, जब तक इनके अधिकार प्रदान नहीं होंगे, तो तब तक आप इनके खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कदम नहीं उठाएंगे, तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं।